क्लास 10th आईसीएसई के बच्चों, क्या अभी भी आपको फॉर्मूलाज को याद रखने में और उसके एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है? डोंट वरी, मैं हूं। आज इस वीडियो जो कि 20-30 मिनट्स के आसपास जाएगा, इसमें मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज को याद करना सिखाऊंगा। साथ में ही आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे एप्लीकेशन करना है और किस तरह से एप्लीकेशन करना है। इसके साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर बच्चे गलतियां कर देते हैं उन छोटे छोटे फॉर्मूलाज में प्लस से माइनस लगाने की या डिवीजन करने में। तो वो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बड़े ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एज वी नो दैट कि कुछ तो चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं, जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करूं या जीएसटी निकालने की बात करूं या बैंकिंग की बात करूं, आपको ऐसे कई सारे चैप्टर्स मिलते हैं जहां पर आप डायरेक्टली फॉर्मूले की मदद से ही क्वेश्चन को बना पाते हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं याद है या आप भूल रहे हो या मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको मेहनत जो पूरे साल भर की है वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स फिर नहीं ला पाओगे जो आपने सोच रखे हैं, जो आपने अपने मार्क्स को एक्सपेक्टेशन के साथ बनाया हुआ कि भैया इतने तो मेरे को लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो भाई आ जाओ फटाफट से मेरे साथ आज इस फॉर्मूला शीट को और जो भी इंपॉर्टेंट बातें इस फॉर्मूले में कैसे यूज होने वाली है फटाफट से आज वीडियो के थ्रू निपटा देते हैं। ठीक है भाई, तो जो सबसे पहला चैप्टर होने वाला है आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स का, वो है जीएसटी। ठीक है भाई, तो जीएसटी में यू नो वेरी वेल कि अगर मैं बात कर लूं कि जीएसटी जो रेट परसेंट का फॉर्मूला लगता है, सबसे पहली बात तो परसेंटेज का फॉर्मूला 7-8 क्लास में पढ़ चुके हैं, कैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के परसेंटेज निकालते हैं। जैसे बोलो 100 का 8% निकालना है तो 100 इंटू 8/100 करके निकाल लेते थे। एकदम करेक्ट है, सेम वही है, बस आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी अप्लाई कहां पर होगा। तो भाई जीएसटी लगता है लिस्ट प्राइस पर। ठीक है, जनरली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें कौन सा अमाउंट है। और भी ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जीएसटी जो लगना है ना, मान लो कोई बंदा है ना, वो क्या कर रहा है कि उसने कोई सामान कहीं जाकर के शॉप में गया, उसको परचेज करके लेकर के आया, तो ना फाइनल बिल पे भी जीएसटी लगता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, यानी आफ्टर डिस्काउंट बनने वाला प्राइस ही आपका लिस्ट प्राइस कहीं ना कहीं बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चे लोग लगा रहे थे, तो करेक्ट जो गलतियां करते हैं वो क्या है, जीएसटी परसेंटेज लगाते हैं सेलिंग प्राइस पर, लेकिन नहीं, आप ये चेक करो एक बार चेक करो कि फाइनल अमाउंट क्या बन रहा है, उस पर आप जीएसटी लगाओगे। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, finding the exact tax amount when the list price and GST are provided by the retailer. Retailer will be giving you the amount of GST. You will just apply that. Okay. Calculating the final price paid by the consumer. देखो मैंने कहा ना, कौन सा अमाउंट पता करोगे जो कंज्यूमर फाइनली पे कर रहा है, which is the sum of the list price and tax. तो लिस्ट प्राइस तो कुछ ना कुछ होगा, फिर टैक्स निकाला और टैक्स को ऐड करा, उसके बाद बनने वाला अमाउंट ही आपका फिक्स, वो मतलब फाइनल बिल अमाउंट होगा, जो कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है भाई, तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है जो जीएसटी का बड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा दो चीजें और आ जाती हैं। आपको मालूम होगा कि स्टेट जीएसटी लगता है और सी जीएसटी लगता है, वो हाफ हाफ डिवाइड हुआ है। मान लो 18% का अगर टैक्स लग रहा है तो एस जीएसटी और सी जीएसटी भी निकालना नहीं भूलना। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में अपने रखनी होगी। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, उससे पहले जो इसमें थोड़ा सा और मैं जाता हूँ आगे, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि अगर जब कभी भी कोई चीज परचेज करी जा रही है और परचेज करने के बाद उसको बेचा भी जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन 3 लोगों के बीच हो रहा है। अगर 3 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मिडिल पे पर्सन है। अगर मैं बोलूं कि सपोज किसी बंदे ने कोई कंपनी एबीसी, उसने रॉ मटेरियल खरीदा, अब वो खरीदने के बाद उसको क्या करी, मैन्युफैक्चरर को दे रही है। ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा। तो क्लियर है, कोई भी सामान, मान ली पेन है, कुछ भी बनाना है इस तरह से, तो अब जो मिडिल में जो बंदा आया है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसने टैक्स पे भी किया है और टैक्स लिया भी है। इस वाली बात को अगर बात करूं, टैक्स लेवाई भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ इसको अगर हमें निकालना होता है तो हम लोग आउटपुट टैक्स में इनपुट टैक्स को माइनस भी कर देते हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं आउटपुट टैक्स क्या और इनपुट टैक्स क्या है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि आउटपुट टैक्स लगता है जब, जैसे मैं हूं, अगर मैंने कोई भी जो भी आर्टिकल उसको बेचा, ठीक है ना, किसी से खरीद कर किसी को बेचा, तो जब मैं जो जिसे बेच रहा हूं, सेलिंग कर रहा हूं, उससे कलेक्ट किया गया जो मेरे पास जो टैक्स आएगा बिल में जोड़ करके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया अभी आपको, वो मेरे लिए आउटपुट टैक्स का काम करेगा। लेकिन मैंने किसी से सामान खरीदा भी होता तभी तो बेचूंगा। ठीक है ना, अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूं तो फिर जब सामान खरीद सकता है तो उसको मैंने टैक्स दिया भी होगा उसके बिल पर। करेक्ट है, तो वो उसके लिए इनपुट टैक्स बन जाएगा और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो जाकर के आप सीधा टैक्स पेबल, जो टैक्स अमाउंट बनेगा वो सीधा गवर्नमेंट के पास जीएसटी ऑफिस में जमा कर दूंगा। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे दो ही बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको जीएसटी निकालना आना चाहिए, और जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि हम लोग आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देते हैं, जैसे टैक्स लेवाई निकल आता है और वो जा करके सीधा मिडिल वाले पर्सन को जीएसटी ऑफिस में जमा करना पड़ता है। तो इन दो बातों पे आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। ठीक। एस जीएसटी सीजीएसटी वाली बात मैंने आपको बताई कि अगर 18% का टैक्स लग रहा है तो एस जीएसटी 6% और सी जीएसटी 6% ही निकालना बच्चों।
अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में समझ लो आपको बैंकिंग, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में आपके पास आरडी वाले क्वेश्चन आते हैं। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि मंथ जो है वो रिअकर हो रहा होता है, मतलब मंथ पे जाने वाला पैसा, मंथली जाने वाला पैसा रिअकर हो रहा होता है। इसलिए इसका फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिया तो सिंपल इंटरेस्ट सही गया है, आपको अच्छे से मालूम पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये फॉर्मूला भी ठीक वैसे ही बना है, लेकिन बना कैसे है आओ देखते हैं। भाई यहाँ पर पी क्या होता है, ये होती है मंथली इंस्टॉलमेंट, यू नो वेरी वेल, ठीक है भाई, मंथली इंस्टॉलमेंट, इसको बात याद रखोगे आप। पहली बात, मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब कोई अमाउंट है, मान लो कि 1.5 ईयर के लिए पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपीज देगा तो 1000 रुपीज का पी बन जाता है। क्लियर है। एंड क्या होता है, एंड यहाँ पर हो जाएगा कितनी नंबर ऑफ टाइम्स पैसा जमा करा गया। अब यहाँ पर बच्चे काफी बारी गलती करते हैं कन्वर्जन में। तो वो उसने बोला कि 2.5 ईयर के लिए जमा करा गया है, तो भैया 2.5 ईयर आपको नहीं लिखना है, 2.5 ईयर टोटल टाइम है। लेकिन अगर टोटल टाइम को मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे अच्छे से पता है कि भैया 2 साल में होते हैं कितने, 12 मंथ्स, और 1.5 साल यानी हाफ ईयर, और मैं बात करूँ तो हाफ ईयर में होते हैं 6 मंथ, और जब मैं इसको प्लस कराऊंगा तो 18 मंथ्स आएंगे। तो बेटा यही आपका बन जाएगा यहाँ पर क्या, एन। ठीक है भाई, तो एन निकालना भी आपको यहाँ पर आगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन। अब यहाँ पर आप गलती मत करना, अगर मैं इनको इस फॉर्मूले को मैं ध्यान से समझाऊं आपको, तो बस इतनी छोटी सी मेरी बात याद रखना कि यहाँ पे जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली ये है, ठीक है ना, एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ये एक्चुअली सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला भी होता है जो आपको एपी में पढ़ा जाता है। ठीक, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मंथ और मंथ को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड भी करना पड़ता है दोस्त। क्लियर है ना, ये बात आपको मालूम है, इसलिए यहाँ पर 12 आ गया। आर अपॉन 100 तो आपको वैसे भी मालूम था, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 को। ठीक है भाई, तो पी आपको मैंने बता दिया क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, बस टी के प्लेस पे आपको बस याद रखना है एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 रखना है। कैसे, केपी के फॉर्मूले से ट्रस्ट डिवाइड करके। और भी अगर तुम्हें ना याद हो रहा तो मैं छोटा सा याद फॉर्मूला के थ्रू इसको याद चाहता हूँ। फॉर्मूला ऊपर वाला सेम रहेगा, पी एक ब्रैकेट में एन फिर एन प्लस 1, भाई एन लिखा एन प्लस 1 लिखा इनटू आर, और अपॉन में बस आप याद रखना 2400 लिख देना है मेरे बच्चे, बस खत्म। जी जो फॉर्मूला निकला ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है, ये है मिलने वाला इंटरेस्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब इंटरेस्ट तो मिल गया, लेकिन वो आपसे जब बैंक के पास अगर आपने पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया तो वापस आपसे जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी। अब जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, तो मेरे बच्चे बात ध्यान दो, ये तो इंटरेस्ट है, लेकिन जो पैसा आपने खुद से जमा कराया बैंक में जाकर हर मंथ, उसका क्या करें, वो भी तो वापस मिल रहा है। तो वो जो अमाउंट है वो कैसे निकलता है, अगर बात करूंगा तो पी इंटू एन से निकलते हैं। अब आप सोच रहे हैं पी क्या है भाई, तो पी वही मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप जमा करने जा रहे हो हर मंथ अपने बैंक अकाउंट पे, और एन नंबर ऑफ मंथ्स, तो ये भी पैसा तो जमा कर दिया मेरे भाई। तो इसका मतलब है कि जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा और मुझसे अगर उसने बोल दिया कल कि एन बी बताओ, यानी कि टोटल अमाउंट जो जनरली पूछता भी है, तो एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू एन प्लस, और ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट। क्लियर है, तो यहां से आप इजिली ये फॉर्मूला याद रख लोगे, मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम यहाँ पर बच्चे जनरली गलती कर देते हैं वो देख, फॉर्मूले में पी इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आर अपॉन 100 लिख देते हैं, यहाँ पर वो 12 को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। लेकिन अब आपको इस फॉर्मूले के बाद उतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 2400 लिख दोगे। आ रहा है समझ में, डायरेक्टली 2400 लिख दोगे तो समस्या ही खत्म हो गई, ये समस्या ही खत्म हो गई। तो दो फॉर्मूले आपको यहाँ बन जाते हैं, एक आपका डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालने वाला और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू वाला, और इस पे बेस आपको क्वेश्चन देखने जरूर मिलता है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना ये वाला, और इसके साथ में ये भी याद रखना कि मुझे यहाँ पे 2400 ही लिखना है, बच्चे गलती नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड कुछ फॉर्मुलास मैंने यहाँ पे लिख रखे। शेयर डिविडेंड आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले तो फेस वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की, किसी पर्टिकुलर शेयर की फेस वैल्यू क्या है, उसकी फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू एनवी भी कहते हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है, अगर मैं बात करूं कि मार्केट वैल्यू क्या है, जिस भी पर्टिकुलर जो प्रेजेंट वैल्यू है किसी पर्टिकुलर शेयर की, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के एक शेयर की जो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। लेकिन किसी न किसी प्राइस में तो उसको लॉन्च किया गया होगा, वो उसकी एनवी होगी, ये वो उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी, बस आपको इतना सा याद रखना है। तब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा फॉर्मूला समझने की और कोशिश करते हैं। मान लो कोई पर्सन है, उसने कुछ किसी कंपनी एबीसी उसके शेयर्स को पर्टिकुलरली खरीद लिया, और जब खरीद रहा है तो वो कुछ पैसा दे रहा है, और ये दिया जाने वाला पैसा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अभी इन्वेस्टमेंट सोचो किस किस बातों पे डिपेंडेंट है, एक पहला इस बात पे कि कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे गए हैं, और दूसरी किस बात पे डिपेंडेंट है, अगर मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर एक शेयर का प्राइस कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं गया अब एक स्टेशनरी शॉप, अब मैंने जाकर के भैया उससे कहा कि मुझे 20 रुपीज वाले 5 पेन्स दे दो, तो वो क्या करेगा, आप वो देखो मैंने इसको दो चीजें बताई,
उसको मैंने बताया कि कितने वाला पेन चाहिए, तो यहाँ ठीक ये काम कर रहा है। मैं अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो मैं पेन को खरीद करके किसी को बेचना चाहता हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा भाई 20 रुपीज, जो उसकी अमाउंट है, जो आज का अमाउंट है, मुझे नहीं मालूम कल क्या था, मुझे नहीं मालूम कल क्या होने वाला है अमाउंट, तो जो आज का है ये मेरा मार्केट वैल्यू है। मैं मार्केट जाकर के ये पेन खरीद रहा हूँ, ऐसे याद रखो, तो मार्केट वैल्यू। और कितने, तो मैंने बोला भैया ऐसा है ना कि मुझे 20 वाले 5 पेन दे दो, यानी कि मैं ये 5 पेन लेकर के आऊंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स हो गए हैं 5। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ शेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप याद रखना, इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉर्मुला बनता है वो क्या बन जाता है मेरा, फटाफट सोच के बताओ, सोच के बताओ। वो फॉर्मुला बन जाएगा, वो होगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, तो भैया मैं सिंपल सा काम क्या करने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करा दूंगा जो भी मार्केट वैल्यू पर शेयर है। बहुत सिंपल सा होता है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं, कभी कभी ब्रोकरेज जैसा वर्ड दे देता है, ठीक है ना। ब्रोकरेज क्या होता है, जब मैं किसी भी कंपनी के में अगर मेरे को शेयर परचेज करने हैं, तो कहीं ना कहीं किसी में कोई ना कोई मिड में होता है। डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो कोई ना कोई ब्रोकर होता है बीच में। ढेर सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो आप आजकल नाम भी सुनते होंगे, एंजल वन करके है, और बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनीज हैं। तो वो अपना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेती हैं, लाइक 0.2%, 0.3%, व्हाटएवर, ठीक है ना। एक तरह से मतलब ट्रांजेक्शन, लेन देन का जो लेन देन करा रहा है, जो मिडिल का पैसा, जो मिडिल वाला बंदा है, वो जो पैसे ले रहा है वो ब्रोकरेज है। तो अब इन्वेस्टमेंट टाइम पे ब्रोकरेज भी देनी है। बाई चांस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको ब्रोकरेज दे दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो इन्वेस्टमेंट है याद रखना, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट पता करा, जो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विद मार्केट वैल्यू, लेकिन ब्रोकरेज अगर देखो, ब्रोकरेज को ऐड भी कर देना, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्यों बेटा, ऐसा कुछ नहीं ना। आप सोचो ना, जब तक आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे नहीं, तो कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन तक जाओगे कैसे, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इसलिए आपको कुछ, आप एक एच एक्स्ट्रा लेके चलो भैया। हमको ना इसके ऊपर वाले लेवल का अगर आता है, तो ये तो कवर हो ही रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाला लेवल कवर हो जाए, तो एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपको मैं नॉलेज दूंगा जरूर। एनुअल इनकम की अगर बात कर लूंगा, तो एनुअल इनकम जो हमारी होती है, वो कहीं ना कहीं डिविडेंड पे डिपेंडेंट होती है। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो अमाउंट है जो हमें अपना पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी में लगाने पर मिलता है वापस, लेकिन मिलेगा तभी जब कंपनी को होगा फायदा। तो कंपनी अपने दिए, अपने जो उसको कंपनी को अगर किसी फायदा हुआ, तो अपने अमाउंट को, फायदे को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। बांटना मतलब डिवाइड करना, यहीं से डिविडेंड की कहानी स्टार्ट होती है। तो डिविडेंड पे डिपेंडेंट है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर हो गई है। एनुअल इनकम किस पे डिपेंडेंट है, डिविडेंड पे। अब डिविडेंड दिया जाता है परसेंटेज के रूप में, लेकिन ये डिविडेंड लगता किस पे है, डिविडेंड पर शेयर की अगर बात करूंगा, तो बेटा लगता है एनवी पर, जिसको एनवी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू याद रखोगे। और इसको क्या बोलते हैं, एक चीज, तो ये बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है भाई। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक। तो आपने क्या किया भाई, नंबर ऑफ शेयर, भाई वो तो जरूरी है ना। नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड पर शेयर आप लगा दोगे, मतलब जितना भी डिविडेंड उसको पर शेयर पे मिल रहा है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला जो बनता है वो ये होता है, नंबर ऑफ शेयर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो आपकी शायद बुक में भी लिखा होगा, तो आपको मालूम जरूर होगा। अच्छा, ये एक्चुअली बता रहे हैं, मेरे को लगता है एनुअल इनकम के बारे में, तो ठीक है, वो डिविडेंड ही का रूप होता है एक तरह से। तो आप क्या, आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड परसेंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई विद एनवी। अब क्योंकि परसेंटेज है, उसको हटाओगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये आप यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूला याद रखोगे, क्लियर। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई विद फेस वैल्यू, बस ना याद रखना, और कुछ नहीं। उसने बोला डिविडेंड पर शेयर निकालो, फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कराओ, तो मैंने तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न परसेंट इसको बोलते हैं। रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद 100। जो भी रिटर्न मतलब होता है कितने परसेंट फायदा हुआ, तो फायदा किस पे, डिविडेंड पे बेस, या एनुअल इनकम, कितनी एनुअल इनकम करी, इनकम मतलब एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है ना। और ये इन्वेस्टमेंट पे, इनकम लग किस पे रही है, इन्वेस्टमेंट पे, तो एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विद 100। अब एक और फॉर्मूला जो आपको रिलेशन बेस दे रखा है, वो बनता है इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। जैसे जिसमें फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मुलाज आपको याद होगा। ये टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एनुअल इनकम का फॉर्मूला बताया। एनुअल इनकम का फॉर्मूला किस पे बेस्ड है, डिविडेंड पर शेयर पे बेस्ड है, और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करा देंगे। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, तो डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई विद क्या करा देंगे अपन लोग, फेस वैल्यू अपॉन 100, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो अलजेब्रा आ रही है यहाँ पे। तो अलजेब्रा में सबसे अगर पहले जो फॉर्मूला बेस है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं लिखे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। एक्स की पावर 2 प्लस से पहले होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, और फिर सी पावर कॉन्स्टेंट, इसमें एक्स है ही नहीं, या है भी तो एक्स की पावर 0 चल रहा है, क्लियर है। इस फॉर्म में होना ही चाहिए। कल को मान लो कोई नंबर यहाँ पे 2 इधर लिखा, तो आप इसको ट्रांसपोज करा दोगे, बोलो भाई, क्लियर है। तो यहां से कन्वर्ट करने के लिए 3 बात निकालते हो। ए निकालते हो, इसको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बोलते हैं।
फिर आप बी निकालते हो जो एक्स कोफिशिएंट, और फिर सी फॉर कॉन्स्टेंट व्हाटएवर इज लेफ्ट वो लिख देते हो। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है कि मतलब मिलने वाले रूट्स का नेचर है कैसा एक्चुअली, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूले से पहले आप डिविडेंड निकालोगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाओगे। इसका फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दोगे, इसकी वैल्यू निकलेगी। तो या तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप सोचो, या तो 0 होगी, ठीक है, या फिर 0 से ज्यादा होगी, या फिर 0 से माइनस होगी, यानी कम होगी, कम हो गया, नेगेटिव होगी। तो 3 केस यहाँ पे जनरेट हुए। अब सुनो, अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे। उसके रूट्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है। वो एक्स की वैल्यू जब वैल्यू पुट करोगे तो 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें, ये यहाँ पे बताता है। लेकिन आपको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, वी जस्ट फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखो डी में से हमारे पास जो डी की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0 मिली, ज्यादा मिली या फिर कम मिली। तो अगर ज्यादा मिली तो रूट्स है रियल, रूट्स हैं रियल और कहते हैं डिस्टिंक्ट हैं। अब अगर डी मिल गया 0 के इक्वल तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इसमें भी रूट्स है रियल, लेकिन कैसे हैं मेरे बच्चे, इक्वल। डी 0 पे रूट्स भी इक्वल, डी 0 पे रूट्स भी इक्वल, डी 0 पे रूट्स भी इक्वल। अब डी इज लेस देन 0 तो आपको क्या लग रहा है कि रूट्स कैसे बनने वाले हैं भैया, यहाँ पर एक्चुअली डी के जो रूट्स जो रूट्स होंगे इसके वो नॉट रियल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे इसका, इमेजिनरी, इमेजिनरी या नॉट रियल एक ही बात होती है। आप वहां पे उनके रूट्स को वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है। बस बच्चे लोग यहाँ पर जो गलतियां कर देते हैं वो प्लस माइनस की पढ़ी करते हैं। फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जल्दबाजी में बी स्क्वायर प्लस 4ac करते तो आपको कोई भी आंसर आने वाला नहीं है। तो ये बात आप याद रखोगे। क्या क्या ऐसा काम है नेचर ऑफ रूट्स पता करने का है, फाइंडिंग कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रूट इन वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी पता करने के लिए आता है भाई वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अब अगर सुना और ध्यान सुना मेरी बात को, अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई और आपने इक्वेशन बना ली, माइट भी अगर इक्वेशन गलत है तो सबसे पहले आप डी पता कर दो। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है दोस्त तो पक्की बात बता रहा हूं मैं, पक्की बात, आपकी इक्वेशन गलत बने हुई है। तो आप तुरंत फटाफट से जा करके आपने क्या करा, ऊपर देखा एक्स की वैल्यू रखी, पुट करी, मतलब जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने पूरी इक्वेशन बना दी। तो ये भी हमारे पास काम, ये भी काम आता है कि हम पता कर सकते हैं, हम ये बात पता कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सही बनी है या नहीं बनी। तो दूसरी बात ये होगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है, एनालाइजिंग वेदर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस द एक्स एक्सिस। अच्छा ये तो एक अलग बात होगी कि एक्स एक्सिस क्रॉस कर रही है, नहीं क्योंकि आपको ग्राफिकल है तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं। जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर देखें ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसे इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ध्यान सुनना। अब क्या करता है उसमें होता है a है 2 है ना, ये से गलती है, और b है -4। अच्छा सिंबल भी नहीं लगाना, कभी कभी भूल जाते तो माइनस का सिंबल लगाना, और c को 3 लिख देते हैं, c क्या लिख देते हैं 3। लेकिन ऐसा नहीं है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे c को इधर तो बन जाएगा -3, और बस यही गलती से आपको बचना है, ये c ये गलत है, तो c क्या होना चाहिए -3b। इसलिए वीडियो आपके लिए काम का है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इस पर क्या आएगा, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलता है भाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है लेकिन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है वो आप यहाँ पर देखो, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac वही है जो आपने अभी भी निकाला, जिसको डी भी कहते हैं। इस फॉर्मूले से ही हम लोग डिसाइड किया था कि नेचर रूट्स कैसे होने वाले हैं। अच्छा एक और मैं पीछे वाली स्लाइड में अगर बात बताऊं तो यहाँ पर ना जब डी की वैल्यू एक कभी कभी ऐसे आ जाता है कि अगर रूट्स कैसे हैं, अगर रूट्स, सुनना मेरी बात ध्यान से, रूट्स अगर रियल हैं, ठीक है ना, रूट्स कैसे हैं, सिर्फ उसने बोल दिया रियल है। अब रियल वाली कंडीशन 2 जगह फॉलो हुई है, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, तो उस वक्त आप डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मार दोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। डी इज ये याद रखो भाई, गलती नहीं करनी। रियल में दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, रियल रियल, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है और ये भी हो रही है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो रही है। अच्छा ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि भैया यहाँ तो नेगेटिव है, क्या तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो नॉट रियल जाएगा। लेकिन एक और बड़ी काम की बात हमारे को बताने वाला हूँ, वो सुन लेना। कभी कभी रूट्स को रैशनल और इरैशनल पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, रैशनल या फिर इरैशनल। अब सुनना मेरी बात। तो बेटा अगर 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 डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर, लाइक रूट के अंदर 9 आ जाए, रूट के अंदर 16 आ जाए, रूट के अंदर 25 आ जाए, तो मिलने वाला रूट कैसा, मिलने वाले जो रूट्स हैं वो रैशनल हो जाते हैं। दूसरा ये रैशनल कब होगा, जब डी की वैल्यू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया। जैसे मान लो रूट 15 आ गया, रूट के अंदर आ गया लेट्स से 26 या ऐसा कुछ भी, रूट 50 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मिलने वाले रूट्स कैसे होंगे, इरैशनल हो जाएंगे, क्योंकि इरैशनल नंबर ही आएगा। अब मान लो 850 आ गया तो अब क्या करोगे, 5 × 5 × 2 ब्रेक कर लोगे, 5 को बाहर रूट 2 अंदर,
अब रूट के अंदर प्राइम नंबर 2 चल रहा है, इसलिए कैसा आएगा, इरैशनल ही आएगा। ये छोटी और छोटी मतलब मगर बड़ी ही मोटी बातें हैं याद रखने के लिए। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को भाई। हाँ, तो डी की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है, फॉर्मुला पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे इजीली एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें डेसिमल वैल्यू और क्या बोलते हैं स्पेसिफिक वैल्यू वाला, और डेसिमल जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसको याद रखना बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, गलती क्या हो जाती है, गलती बड़ी होती है यहाँ पर। पहली गलती तो ये होती है वो प्लस माइनस में लगाता, ठीक है, ये गलती होती है। दूसरी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात को, यहाँ बच्चा ऐसे -4 लिखा है ना, ठीक है ना। अगर मैं फॉर्मुले को देखूंगा तो यहाँ भी माइनस लगा तो ये माइनस माइनस प्लस बनाया था, लेकिन बच्चा करते हैं यहाँ पे माइनस ही लिख देता है। ये मैंने जो ऑब्जर्व करा है वो मिस्टेक है, तो ये गलत है। दूसरा, अपॉन में 2a चल रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में उससे 2 लिख देता है, तो मल्टीप्लाई कराना भूल जाता है इस वाले 2 से, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे, और अगर यहाँ सपोज माइनस लिखा तो इसको प्लस कर देना, क्योंकि माइनस माइनस ने प्लस बना दिया है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया इतनी बार, अब आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। आपको मालूम अच्छे से इन्वर्टेंडो क्या होता है। इन्वर्टेंडो में आप फ्लिप कर देते हैं बस, और कुछ। a/b लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो आप लिखा a/b c/d, ठीक है ना। तो इन्वर्टेंडो में दोनों होता है, एक अगर लेफ्ट साइड को इन्वर्ट किया है, उल्टा किया है, तो लेफ्ट को भी करना है, राइट को किया है तो लेफ्ट को भी करना है, लेफ्ट को किया है तो राइट को भी करना है। तो ये बन जाएगा b/a, और यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना, d/c। दोनों को फ्लिप करना है। गलती क्या होती है, a को फ्लिप करेंगे दूसरा भूल जाएंगे। दूसरी बात आ जाओ, कॉम्पोनेंडो क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले ऑल्टरेंडो समझ लो। ऑल्टरेंडो में हम ऑल्टर कर देते हैं इन टर्म्स को, खत्म बस। ए को सेम रखते हैं, डी को सेम रखते हैं, इनको ऑल्टर कर देते हैं, मतलब चेंज करते हैं। ऑल्टर मतलब चेंज द पोजीशन। क्या मतलब, चेंज द पोजीशन, पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ऐसा करने पर रिजल्ट में कोई ऐसा नहीं आता, बट हमारा डिजायर जो प्रूविंग है वो हो जाती है, ठीक। ये बड़ी काम की चीज है। इसके बाद है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो मतलब जोड़ना, कंपाउंड बनाना, एक साथ लेकर के आना। तो बस इतना करना होगा आपको कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर देना है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस कर देना है, और बॉन्ड में डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है, बस इतना याद रखना। तो कॉम्पोनेंडो मतलब होता है a + b/b एंड c + d/d बन जाता है। अब मैं बात करूँ डिविडेंडो पे, यहाँ पे वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, कम हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, इसलिए यहाँ पे a - b/b और c - d/d चलाएंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फुल रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, आपको फील हो रहा होगा कि अगर मैंने फॉर्मूला पहले पढ़ रखे हैं तो मुझे तुरंत रिवाइज भी होते जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जो आपके पेपर में एक्चुअली आ जाता है, वो आ जाता है जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, जिसको CND इन शॉर्ट बोल देते हैं। और SCO CND वाले जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होंगे, जब मैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को मिला दूंगा, और मिलाने के बाद जो वैल्यू बनेगी a + b/a - b, c + d/c - d। अब आप सोच रहे होगे सर इसमें नीचे b भी तो लिखा था। बेटा दोनों को मैंने क्या करा है, मिला दिया है, मिलाने के बाद डिवाइड कर दिया है, जिससे दोनों के b और यहाँ पर सॉरी ये वाला b और ये वाला b कैंसिल आउट हो गया, ये वाला d और ये वाला d भी कैंसिल आउट हो गया। तो a + b के नीचे a - b आ गया, c + d के नीचे c - d आ गया। ये एग्जामिनेशन में आता जरूर है, ठीक है। मिस्टेक क्या होती है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो गिव्स a + b/a - b, c + d/c - d। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अलजेब्रा में रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग निकालते हैं, इसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। जिससे हम लोग डिवाइड करा रहे हैं उसको हमें 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से x की वैल्यू a निकाल लेनी है, और बस आपको x की वैल्यू a अपने गिवन एक्सप्रेशन में पुट करते जाना है इन द प्लेस ऑफ दिस वन। जहाँ पे x है, जहाँ पर x है, वहाँ सब जगह आप a लिखते जाओगे, और मिलने वाला आंसर आपका रिमाइंडर कहलाता है। इन शॉर्ट समझ आ गई बात मेरी, यही यहाँ पर पूरी की पूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपको PDF में मिल जाएगा, तो यू विल गेट इट कि कहाँ मैंने क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं, ठीक है ना। अब गलतियां क्या हो जाती है यहाँ, बहुत समझना भाई। फॉर डिवाइडर x + 2, x प्लस बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो x + 2 से डिवाइड करा रहे हैं, तो उनको लगता है 2 ही वैल्यू है। नहीं, x + 2 = 0 रखने पे x की वैल्यू एक्चुअली -2 आ जाएगी, बच्चे आएगा। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो वो हमेशा माइनस वाली पुट करोगे, यानी -a पुट करोगे। जो भी a है उसका जस्ट उल्टा पुट करोगे। अगर -2 है तो +2 करोगे, 2 है तो -2 कर लोगे, ठीक है। ठीक क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये फैक्टर थ्योरम आ रही है भाई, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में से बताना डिफरेंस है कि फैक्टर थ्योरम इनिशियली f - a की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चलते हैं। जैसे f = 0, देन x - a इज अ फैक्टर ऑफ fx। यहाँ पर बात लिखी हुई है, मतलब कहना है क्या है कि मान लो कि मैंने x - a से डिवाइड करा, ये है डिवाइजर, ये क्या है, डिवाइजर है। अगर मैं इसे डिवाइड करा रहा हूँ तो x की वैल्यू a करने पे क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसकी वैल्यू 0 आना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, जो भी एक्सप्रेशन आया। एक्चुअली ये वैल्यू होती क्या थी, अगर हमको पिछली वाली बात याद है तो कुछ और नहीं, रिमाइंडर ही है। और कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर तभी होता है जब बनने वाला रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा होता है। इसलिए बनने वाले रिमाइंडर को मैं 0 के इक्वल लगा लिया, बस इतनी सी बात याद रखनी है, बस इतनी सी। गलती वही है कि भाई वहां पर लिखा x + 1, बच्चा क्या करता है कि x + 1 की बजाय वो सोचता है कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे जो फैक्टर है, अगर x + 1 है तो हम क्या वैल्यू पुट करें, तो वो +1 ही लग जाता है, लेकिन रखते -1 थे, ठीक। अब आ जाओ आगे।
अब आ जाते हैं मैट्रिसेस पे। इस पे गलतियां भी बड़ी चांसेस है, मैंने देखे बच्चों की गलतियां हो जाती हैं। अब इसमें गलतियां होती क्या है वो समझो। जब वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वैसे तो मालूम है ना कि ए का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, नहीं वो गलती क्या करते हैं किसी एक में करेंगे, है ना, इसमें भी कर दिया लेकिन नीचे करना भूल गए, तो कोई मिस्टेक हो गई। ठीक, बस आपको यहाँ पे वही चीजों को रोक देना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मैं थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर मान लो मेरे पास कल कोई मैट्रिक्स आ गई A B C D, सबसे पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया EFGH, छोटा सा एक बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो होगा 2 × 2 का, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 2 का। बस इतना से याद रखना है कि अगर इसका कॉलम और इसकी रो सेम है तो ही मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखा मैंने कि ये दो फिंगर, ठीक है ना, A और B, ठीक, और दोनों फिंगर को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक, तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर अगर A है और मैं यहाँ पे B लिख दूँ तो ये आ गया A इसके साथ और ये B आ गया इसके साथ। ठीक है भाई, तो बस याद रखना इससे मल्टीप्लाई होगा। आप सेम प्रोसेस जैसे ब्रैकेट में करते हैं वैसे इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई A और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर B का हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा करने पर जो पहली वाली रो मिलेगी वो क्या होगी, देखो ध्यान से, A के साथ क्या आया E, ठीक है ना, और जो भी ये आप B से जो मल्टीप्लाई करा उसको प्लस कराओगे साथ में, तो B ये आ गया EFG, ये हो गया G, ठीक है ना, तो B के साथ क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद जो सेकंड टर्म है, हालांकि कॉमन ही लगाना चाहिए, तो यहाँ पर जब सेकंड टर्म बना रहे होंगे, इसका सेकंड टर्म बनाएंगे क्योंकि 4/4 के 2/2 की मैट्रिक्स बननी है ना, तो सेकंड टर्म कैसे बनेगा, वही काम A से मल्टीप्लाई कराएंगे उसको तो हो जाएगा AF, और ये कराएंगे BH, दोनों कराएंगे प्लस बीच में। अब प्लस अगर आप किसी के पास माइनस है तो वो प्रॉपर्टी फॉलो कर लेना, सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी टर्म को लेकर के आ सकते हैं। बोलो भाई याद हुआ, पक्की बात है। ठीक, मल्टीप्लाई तभी होता है, मल्टीप्लाई तभी होता है जब इस पर्टिकुलर का क्या, इसका कॉलम और इसकी रो आपस में बराबर हो जाती है, तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एपी की बात कर लेते हैं। एपी का बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला एन टर्म पता करने का, an = a + n - 1 * d। बस याद रखने वाली बात है, ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। एपी कब बनती है, जब मिलने वाले कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच मिलने वाले डिफरेंसेस सेम हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे पास एग्जांपल आया है लाइक 2, 5, 8, मैंने बोला क्या ये 3 टर्म पता करो एपी में है, और मैंने एक और लिख दिया 11, मैं इसके बीच का डिफरेंस पता किया ये 3 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 3 है, और इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है, तो डेफिनेटली ये एपी में ही है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, अगर बराबर है तो ही वो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होता है। खैर, an की वैल्यू आपकी an = a + n - 1 * d मिल जाती है। बच्चे लोग गलतियां करते हैं, कभी कभी फॉर्मूला ही नहीं सही से रिपोर्ट कर पाते हैं। बस आपको याद रखना है कि अगर मुझे नेक्स्ट टर्म पता करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला पता करना है, तो मैं डिफरेंस को तो ऐड कराऊंगा, लेकिन पहला वाला नंबर कट चुका है, टोटल अगर नंबर n है और पहला वाला नंबर हटा दें तो आगे आने वाले नंबर क्या होंगे, n - 1 होंगे। इसलिए a में ऐड क्या होता है, n नहीं ऐड होता, a में प्लस क्या होगा, n × d नहीं होगा, n - 1 * d होगा। यही इस फॉर्मूले की वजह है। आ रहा है भाई, बिल्कुल बढ़िया से मजे से समझ में आ रहा है। बस याद, और एक छोटी सी मिस्टेक जो मैं पाता हूँ बच्चों में, वो क्या करते हैं, प्लस माइनस बड़ी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि मान लो कल को सीरीज ऐसे आई, ध्यान से सुनना, मान लो ऐसा कि लाइक 5 आ गया, देन 2 आ गया, ठीक है ना, और लाइक -1 ऐसे आ गया। अब मैं बोलूँ इसका डिफरेंस क्या है, तो 5 - 2 क्या है, देखो बेटा, है ना। अब देखो ध्यान से, अब बच्चे क्या गलती करेंगे, अब 3 लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले को माइनस करना है, यानी कि एक्चुअल डिफरेंस जो है वो -3 का आ रहा है। इसका भी करोगे तो -1 और -2 करोगे तो -3 का ही आएगा। तो ये प्लस माइनस वाली गलती नहीं करनी है, डिफरेंस को बहुत कायदे से लिखना है, डिफरेंस को माइनस लगा करके लिखना है। अगर वो सीरीज क्या कर रही है, इसको ऐसे याद रखो, अगर सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, अगर सीरीज घट रही है तो डिफरेंस माइनस का होने वाला है। ठीक है भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, लास्ट टर्म से। कभी कभी बोलता है कि फ्रॉम द लास्ट, ए भी दे रखा है, एन टर्म दे रखा है, इससे पता करो मेरे को कोई भी एक टर्म, ठीक है ना, कोई भी एक टर्म पता करना है। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, L = L - n - 1 * d होता है। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं भाई, वो समझ नहीं पाते L क्या है, तो L है इसकी लास्ट टर्म, क्या है ये, चलो भाई लास्ट टर्म है, बहुत बढ़िया, ठीक है, लास्ट टर्म तो दिख गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n - 1 * d, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, सीरीज पीछे की तरफ से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पीछे की तरफ से आ रहे हैं, टर्म्स को घटाते हुए जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। पहले वाला फॉर्मूला था an = a + n - 1 * d, लेकिन अब क्योंकि पीछे की तरफ से पीछे की तरफ और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, और आ रहे हैं, तो n = L - n - 1 * d हो जाता है। इसीलिए बस ये वो पॉइंट है जहां मिस्टेक कर जाते हो, प्लीज मत करना। अब इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है भाई। अब इसके बाद आते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, सम ऑफ n टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले दो आते हैं, एक आता है जो जनरल फॉर्मूला है, Sn = n/2 इन अ ब्रैकेट 2a + n - 1 * d का है। बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 लिखना भूल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो मालूम मुझे अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इससे तो डिवाइड कराएंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, पहले वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Sn = n/2 इन अ ब्रैकेट 2a + n - 1 * d।
आपको मालूम है n क्या है, जितने नंबर के टर्म्स का हमें सम पता करना है वो n है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, माइनस प्लस गलती मत करना। Sn क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर आपको लास्ट टर्म भी पता चल जाए, अगर आपको लास्ट टर्म भी पता चल जाए 135 डॉट 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 करके 121 आ रहा है, तो आप इसमें Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये a होता है और लास्ट टर्म l होता है, ये फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन इससे पहले एक खास बात आपको नहीं दी जाएगी, वो होती है n, यानी टोटल टर्म्स निकालने हैं। अब अगर भाई टोटल टर्म्स निकालने हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले an का फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, अब आपको मेरी बातें समझ में आ भी रही होंगी शायद, अगर तुमने उसके बेस पे क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो तुमको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि भैया पहले हम लोग an का फॉर्मूला लगा करके n निकाल लें। अगर पहले n निकाल लिया तभी तो n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l रख पाओगे, नहीं तो ढूंढते रहना भैया n क्या है कि नहीं। ठीक है भाई, आगे आते हैं इसका जीपी पे। जीपी का जो फॉर्मूला बनता है वो बहुत सिंपल है, an इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विद r, लेकिन पावर n-1 वापस से। क्यों? क्योंकि देखो जो जीपी है वो क्या होती है, जीपी मल्टीपल से बनती है, इसलिए a इंटू चल रहा है। लेकिन अगर आपको एपी याद हो तो a प्लस चल रहा था, क्योंकि जीपी में एपी में बढ़ रहा था लेकिन मल्टीपल में नहीं बढ़ रहा था, कुछ पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने में बढ़ रहा था, इसलिए वहां पे n-d कराया था प्लस में। लेकिन यहाँ पर r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पर कॉमन रेशियो क्यों बोला गया, अगर हम दो टर्म को डिवाइड करें तो मुझे एक रेशियो मिलेगा, फिर नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करूं तो मुझे एक रेशियो मिलेगा, ये रेशियो सेम होना चाहिए तभी जीपी बनता है। अब फॉर्मूला क्या बन जाता है, an इज इक्वल टू a प्लस r की पावर n-1, बस इतना याद रखना है, a इंटू r की पावर n-1 यहाँ पर रखना है। गलती से भी यहाँ पर प्लस नहीं कर देना, प्लस नहीं कर देना, प्लस नहीं कर देना, ठीक है। और कुछ एक्सपेरिमेंट के लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कहाँ फंसते हैं बच्चे, जब वो आपको बोलता है कि भैया ऐसा है कि जीपी का 7 टर्म दिया हुआ है, जीपी का 10 टर्म दिया हुआ है और एक फलाना टर्म निकालो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको एक और कांसेप्ट को याद रखना है कि मान लो मेरे पास 7 टर्म दे रखा है, मान लो 5 टर्म दे रखा है, तो बस आपको शूट करने की तरकीब क्या है, आप उसको डिवाइड कराओगे, तभी आप इसमें आगे ए और आर निकाल पाओगे, जो कि एक फलाना टर्म की वैल्यू निकालने के काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। अब मैं बढ़ रहा हूँ सीधा सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, बस इतनी सी बड़ी बात याद रखना। मान लो मैंने कहा एक लाइन है ए बी, ठीक है ना, इसे कोऑर्डिनेट है x1 y1, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, जो बच्चे गलती करते हैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब मैंने कहा भाई एक पॉइंट है P जो कि बड़े x और बड़े y के बराबर है, ठीक है ना। मुझे इसे कोऑर्डिनेट पता करें तो लेट्स से कि इसने इस पर्टिकुलर लाइन को m और m1 और m2 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई भी एक लाइन है, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर की मैं एक 10 मीटर की रोप लेकर आया और मैंने उसको काट दिया 20 से, कहाँ से कट कर दिया, 3 मीटर से, क्योंकि दो पार्ट बन गए, एक 3 और दूसरा 7, ठीक, 3 और दूसरा 7, तो रेशियो क्या हो गया, 3:7 के हो गए। अब फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, अगर x निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर y के लिए निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं बच्चों को याद कैसे कराता हूँ वो याद रखो, बस आपको 12 21 अपॉन 12 याद रखना है। देखो मैं फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, सपोज मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, mx लिख दूंगा, फिर ms लिख दूंगा और फिर m, ठीक है ना। अब देखना, मैंने क्या बताया 12, मैंने क्या बताया 21, मैंने क्या बताया 12, क्लियर है। बस याद रखें, यहाँ प्लस मारना है और यहाँ प्लस, हो गया, हो गई तरकीब, हो गई ट्रिक, बन गई ट्रिक, ठीक है भाई। x की वैल्यू अब y निकालना है तो s को हटा करके y रख दो, खत्म कहानी, ठीक है। इसी को देखते हुए मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। अगर मान लो p यहाँ ना होकर के इसके मिड पॉइंट पर आते हैं, अब अगर मिड पॉइंट पर आ गए मेरे भाई तो m1 और m2 दोनों बराबर हो गए, पर ऐसा करने पर रेशियो 1:1 का बन गया, और अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे से क्या हो जाएगा ना, ध्यान सुनो, m तो गायब, m2 ये सब गायब, यहाँ पे 1 1 आ जाएंगे, तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, अगर y के लिए निकाला तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। कौन कहता है फॉर्मूले को याद रखना मुश्किल है, कोई भी नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को ना थोड़ा सा फॉर्मूले की डेफिनेशन अगर हमारे को याद है ना कि भैया ये किस तरह से डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो तुमसे मिस्टेक ना होगी। अब बच्चों से मिस्टेक होती कहाँ है वो बताता हूँ, जब वो इस पे वैल्यू पुट कर रहे होते हैं ना, वो m1 के साथ x1 का मल्टीप्लाई कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बस याद रखना है कि m1 के साथ x2 का ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस करा के ले जाओ, और m2 के साथ x1 का होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी। यही गलतियां हो जाती हैं, यही गलतियां हो जाती हैं, बच्चे कहते हैं यार मैं तो पूरा सही से कर रहा था फिर भी गलत आ गया। प्लस माइनस गलती मत करना, यहाँ पे m1 प्लस m1 x2 प्लस प्लस लगा हुआ है, माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि आपका फॉर्मूला मिड पॉइंट का ही है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन का चैप्टर आ जाता है। इसमें सबसे पहले मुझे पता करना पड़ता है m क्या है। अब m क्या है, मान लो कार्टेशियन प्लेन पे अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक है ना, तो m बोलते हैं इसको बोलते हैं स्लो, क्या बोलते हैं, स्लो। इस लाइन इससे आप कोई ना कोई एक एंगल बनाया है, कोई स्लो पर है, किसी ने कोई झुकाव पर बनी हुई है, अरे वो स्लो पता करो। अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता है ना उन दो पॉइंट की, भाई ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 और x2 y2 से अगर पास हो रही है मेरे बच्चे, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। बस याद रखो कि y भाई x तुम्हारी पहले आया था, ठीक है ना, अभी भी y तुम्हारी x तुम्हारी पहले ही है,
सही है कि नहीं? तो भाई इसके बाद बताते हैं किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल भी होता है। सो हम लोग ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे बोला कि भाई ये जो लाइन है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ग्रेडियंट 1 है इसका, ठीक है ना। ठीक, अच्छा पॉजिटिव स्लोप कब बनता है और नेगेटिव कब बनता है ये समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जब लाइन, देखो क्या लिखा हुआ है, लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मेरा लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट से राइट तक बढ़ रही है, तो इस वक्त स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा, देखो कॉम्पिटेंसी वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने कहा भैया लाइन राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो इस वक्त स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्यों हो जाएगा, उसके लिए आपको ट्रिगो पढ़नी पड़ेगी, जो आपके आगे 11th वाली क्लास में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, उसकी वजह से आप यहाँ से बात समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं और भी अगर देखें तो यहाँ पे एक आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला दिख जाता है, जो लाइन ने, किसी पर्टिकुलर लाइन ने, जिसने किसी इस लाइन ने एक्स एक्सिस को ना, एक्स एक्सिस को जब कट किया, एक्स को भी कट किया और वाई को भी कट किया हुआ है, तो अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा भाई, तो ये तो आपको मालूम है कि थीटा यानी कि एम की वैल्यू कहीं ना कहीं दे देगा, लेकिन जो वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है, ठीक है ना, तो कहाँ चला गया बताऊं तुम्हें, सी क्या, देखो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है मतलब इस लाइन ने इस वाई एक्सिस को जितना भी कट करा है इसकी वैल्यू ही सी है, तो फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस याद रखना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब वाई इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ तो सी वाई को ही रिप्रेजेंट करेगा कि वाई की पे कहाँ पे कट करा है। लेकिन अगर एक्स इंटरसेप्ट वाला आपके में आता नहीं है, मगर अगर आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू एम वाई माइनस डी हो जाता है। यहाँ पे डी किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक्स के इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, माइनस नहीं प्लस होता है, सॉरी, ठीक है ना, इतना याद रखना। इसके बाद दूसरी फॉर्म आती है, अगर आपके पास स्लोप और पॉइंट दोनों दे रखे हैं, ठीक है ना, तो फॉर्मूला होता है स्लोप और पॉइंट, बात सुनो ध्यान से, इंटरसेप्ट नहीं दिया है, स्लोप और पॉइंट दे रखा है। स्लोप एक लाइन है जो कि पास हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट से x1 y1 से, और इसका स्लोप बन रहा है m, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। ठीक है, m क्या है, स्लोप है, टेन थीटा की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी हाँ, m की वैल्यू निकाल आएगी, तो इसके बाद x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ज्योमेट्री की तरफ जब आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल देखने को मिलता है, और सर्कल में जो इंपॉर्टेंट सबसे फॉर्मूला होता है वो याद रखने वाली बात क्या है भैया, ऐसे सर्कल में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बना होता है O, और इस आर्क में पर्टिकुलर यहाँ पे एक एंगल बना होता है, उसको बोलते हैं थीटा। बस इतना से याद रखना कि अगर यही वाला किसी एक रिमाइंडर पार्ट में बनाएगा एंगल, तो यहाँ पे थीटा अपॉन 2 बना देगा, बस फॉर्मूला नहीं, ये कंसेप्ट है एक्चुअली, ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है ना। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि मान लो कल को उसने ऐसे क्वेश्चन दिया कि लाइक ये पूरा सर्कल ऐसे बना हुआ है और उसने इस बारी यहाँ पर एंगल बना दिया, और ये दे दिया उसने कल को 20, तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, भैया सर ने कहा था वैल्यू हाफ हो जाती है तो इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप इससे इस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकालोगे और फिर साइक्लिक लगा करके इसकी वैल्यू निकाल दोगे। एक तो ये मेथड है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ओके, फाइंड द नोन वैल्यू, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, सर्कमफरेंस वाली बात आपको क्लियर है। और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ अ सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी दिखती है। ये क्या होती है, मान लो एक कॉर्ड है ए बी, तो इसने क्या करा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं एक मेजर सेगमेंट और ये वाला हो जाता है माइनर सेगमेंट। अब अगर इसी पर्टिकुलर कॉर्ड से दो एंगल बने, लेकिन कहाँ बने, सर्कमफ्रेंस से बने, तो फिर यहाँ पर बनने वाले एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि एंगल कहीं भी बनेगा तो भी चल जाएगा। बच्चे एक बार समझ लो, अगर इस सेगमेंट ने ए बी ने इस सी पे तो एंगल बनाया 60, लेकिन यहाँ पर इस वहां निकल गया, तो ये एंगल कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, या सर्कल के अंदर रहेगा तो इक्वल नहीं होगा। याद रखने वाली बात क्या है कि दोनों सर्कमफ्रेंस पे ही बनने चाहिए, दोनों सर्कमफ्रेंस पे ही बनने चाहिए एंगल ऑफ अ सेम सेगमेंट, देन ओनली दे विल बी इक्वल, ठीक है। इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे, तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी दिखेगी, ठीक है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे पूरा लाई करता है, तो ए, ये बी, सी और डी, इन लगेगी तभी प्रॉपर्टी जब सर्कमफ्रेंस पे लाई करे, तो ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना हो जाता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, चाहे ये वो चाहे ये। देखिए ये अब मैंने क्वेश्चन एक दिया था बहुत से बच्चे को, मैंने कहा भैया ऐसा है ना, ये बनाओ, ऐसे दे रखा ओ ए बी सी, मैंने कहा भाई ये 60 है, तो बच्चा क्या कर रहा है, इसको निकालने के लिए 180 से माइनस कर रहा है, क्योंकि उसको मास्टर की बात याद थी भैया माइनस कराते 180 से, लेकिन तो तरीका गलत है, क्योंकि जो ओ पॉइंट है, ये पहली बात तो सर्कमफ्रेंस पे है नहीं, सर्कमफ्रेंस पे होगा तभी तो साइक्लिक होगा ना, तभी साइकिल, साइक्लिक मतलब सर्कल के पहिए, साइकिल के पहिए पर होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, तो ज्योमेट्री में सर्कल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है, लेकिन ये कौन से वाले की बात हो रही, तो मैंने कहा सर्कल में, मैंने अभी आपको बताया कि एक बना है कैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर इसके मैं एक साइड को एक्सटेंड कर दूं तो बाहर बनने वाला एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अभी होता किसके इक्वल है, ये इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होता है, इंटीरियर के सामने बने हुए यानी कि ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है, इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है ना। फिर आ जाता हूँ सर्कल की टेंजेंट पे, या कैंसर आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर पॉइंट पी है और पी
से ही दो टेंजेंट जा रही है, लेकिन टेंजेंट बस यहाँ तक लेनी है जहाँ पे वो सर्कल टच हो रहा है। इसके आगे क्या बढ़ रही है मुझे उससे मतलब नहीं होता है। मान लो ये आगे लिखिए एक्स लिखा है वाई, तो क्या पी एक्स पी वाई भी बराबर है? नहीं, ये तो एक्सटेंशन है, ये तो कुछ भी हो सकती है, आगे तक कुछ भी हो सकती है, तो वो नहीं बराबर होगी जहां तक टच कर रहा है। नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करूंगा तो पी और पी भी बराबर होता है। ठीक है, इससे पहले वाला कंसेप्ट क्या होता है, मान लो कि अगर मान लो टेंजेंट है, ठीक है ना, और यहाँ पे सेंटर है, और अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो टेंजेंट वाली बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ठीक ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही। चलो भाई बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा, एक थ्योरम रह गई, मैं बता दूं आपको। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपके में आ जाती है। वो क्या होती है, ऑनली एक लाइन है जो कि बोलते हैं इसको टेंजेंट। ठीक है ना भाई, टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट को मैंने इस कॉर्ड से मिलाया, ध्यान सुना मेरी बात को, बड़ी प्यारी थ्योरम है ये। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के नाम से आती है, बड़े काम की थ्योरम होती है। ठीक है ना, अब मैंने कहा भैया ऐसा ना, मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ, इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ। तो बस मुझे इतना याद रखना है कि इस टेंजेंट ने इस कॉर्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाए, लेट्स से थीटा। ये वाला किसके इक्वल होगा? वो देखो, इस सर्कल को इस टेंजेंट ने डिवाइड करा दो सेगमेंट पे, एक इस सेगमेंट और दूसरे वाले सेगमेंट पे। ये बड़ा वाला सेगमेंट है, तो ऑल्टर का मतलब है एक छोड़ करके आगे, जैसे ऑल्टरनेट डेज होते हैं ना, तो आगे यानी एक इस वाले सेगमेंट को छोड़ दो और आगे वाले सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो इसके बराबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये एंगल जो किसके साथ बना है, टेंजेंट एंड कॉर्ड के साथ बना हुआ है, किसके इक्वल होता है? सेम सेगमेंट के इक्वल नहीं होता है, सेगमेंट के जस्ट ऑपोजिट यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बना हुआ एंगल के ही इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। और आ जाते हैं मेंसुरेशन। भैया ये तो पूरा डायरेक्टली फॉर्मुला बेस ही चैप्टर है पूरा का पूरा, आपको अच्छे से ये बात पता होगी ही होगी आई गेस। ठीक है ना, तो कोण का फॉर्मुला क्या होता है? सबसे पहले कोण होता है क्या है, तो कोण यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो कोण के फॉर्मुले की अगर मैं बात करूंगा तो सी ऐसे होता है पाई आर, जिसके पहले वाली चीज आपको क्यूब क्यूबॉइड आई गेस आता होगा। ठीक है, ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर होता है। पाई क्या होता है और आर क्या होता है वो समझ लो। अगर मैं थोड़ी देर मान लो ट्राइंगल है, तो बेटा ये वाला अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ तो ये पाई आर है और इसकी स्लैंट हाइट ये है। तो बस आपको क्या करना है, इसकी स्लैंट हाइट से ही मल्टीप्लाई करा देना है पाई। वैसे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग का प्रूफ है, बट यहाँ काम है नहीं इसका, मैं प्रूफ अभी नहीं बता रहा फिलहाल। तो पाई आर एल है। टीएसए क्या हो जाता है? टीएसए की अगर मैं बात करूँ तो इस कोण को पूरा ढक दो, किसी एक सर्कुलर डिस्क ला उसको ढक दिया, तो पाई आर एल में मैंने पाई आर स्क्वायर को ऐड करा दिया। अब मैंने क्या करा, एक अलजेब्रा का सिंपल सा रूल लगाया, कॉमन लेने वाला, पाई कॉमन आर कॉमन, पाई कॉमन आर कॉमन, तो बचा क्या अंदर? एल प्लस आर, और यही आपका फॉर्मुला जनरेट हो गया। अच्छा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एल क्या होता है। एल होती है स्लैंट हाइट, एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। अब इसको पता करने का फॉर्मुला हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। थोड़ी देर के मान लेते हैं, अगर ये एक कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेटा ये है एल, ये है आर और ये है एच। तो अगर मैं बोलूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको याद आ रहा होगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर मैं इस रूट को यहाँ से हटाऊंगा तो मैं यहाँ भेज दूंगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बिना स्लैंट हाइट नहीं निकलने वाली, ये बात याद है। स्लैंट हाइट क्या है समझ में आ गई? स्लैंट हाइट होती है जो स्लैंट, जैसे आपने बचपन में स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन नहीं सीखा हुआ है, ए जैसा फिगर, ये स्लैंट लाइन को दिखाता था, स्लैंट लाइन, बस ये वही है, वही झुकी हुई लाइन है, स्लैंट हाइट है। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपको मालूम होगा स्टैंडर्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, अगर मैं तीन तीन इसी शेप के, यानी कि ध्यान सुनो बात को, इसी हाइट के और इसी डायमीटर के तीन कोण लेकर के आऊं और उसमें पानी भरना स्टार्ट करो, एक कोण पानी, दो कोण, तीन, तो ऐसा करने पे ये 3 बार वॉल्यूम ले लेगा, यानी कि 3 कोण का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। जिसकी वजह से अगर मुझे एक कोण का वॉल्यूम पता करना पड़ेगा तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से 3 का डिवाइड कर देते हैं, जो कि बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ऐसे बना है। मैंने क्या बताया, मैंने इसे पानी भर दिया। ठीक है ना, तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर कोनिक एक लाइक कप है, इससे मुझे इस जार को भरना है, तो मुझे ऐसा काम 3 बार करना पड़ेगा। एक हर प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, बस शर्त ये है ये जो बनने वाला डायमीटर है और ये डायमीटर बराबर होना चाहिए और ये हाइट भी बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी हाइट लेकर चले जाए। ठीक है ना, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं स्फीयर पे। तो स्फीयर पे आपको अच्छे से मालूम है कि भैया ऐसा है ना, स्फीयर होता क्या है? स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आता है। मैं बच्चों को बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। भाई अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल को मैं चारों तरफ से घुमा दे रहा हूँ, तो एक बार सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऐसे हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट ऐसे भी हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ चारों दिशाओं में वो घूम गया है, भैया ऐसे याद रखो, मैं तो ऐसे याद देता था बच्चे को कि चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो भी तुमको एक पाई आर स्क्वायर बनता दिखेगा, इस तरफ देखोगे तो भी वो ऐसे ऐसे पाई आर स्क्वायर बनता दिखेगा, इस तरफ देखोगे तो पाई आर स्क्वायर बनता दिखेगा, ऊपर देखोगे तो भी एक पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल बनता दिखेगा। और चारों तरफ के स्फीयर एरिया को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैं तो भैया बच्चों का ऐसे याद करो, बच्चों को इजीली याद भी हो गया। आप इसको करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बैंगल घुमा और घुमाए हुए देखोगे पूरा ऊपर स्फीयर बन चुका है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर की आपकी वैल्यू समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इसको काट देता हूं तो बन जाएगा हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 4 का हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत सिंपल सी बात है।
अगर मैं बात कर लेता हूँ उसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपको ये याद रखना है इसका वॉल्यूम। ठीक है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जाए ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छे से पता है भैया कि मुझे तो अभी भी वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मुझे 9th में पढ़ाई गई, तो वही ट्रिक यहाँ पे भी सीख लो कि भाई सिंपल सी बात है कि PBP अपॉन HHB वाली बात आपको याद रखनी है। PBP का मतलब हो जाता है वही पाकिस्तान भूखा पैसा, और आपने पढ़ा होगा ये वाला, है ना, और हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे करके पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपने ट्रिक निकाल रखी है, और भी पंडित पति प्रसाद हर हर बोले करके, जिससे भी याद रखना है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बस याद क्या रखना है, जो पहले वाला है साइन थीटा की अगर बात करूंगा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोकलेशन होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिगो लगती है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइट होती है, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड पी होती है, और बच्ची वाली साइड को हम लोग बेस बोल देते हैं। यानी कि एंगल को बनाने वाली साइड, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ऑपोजिट साइड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 के ऑपोजिट तो आपको मालूम ही है कि वो तो भैया हाइपो ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाते हैं फॉर्मूले। एक आ जाता है आपका साइन थीटा, दैट इज P/H। फिर आ जाता है आपका कॉस, कोसाइन है, इसको कोसेक मत समझना, बेस अपॉन हाइपो B/H, और टेन के लिए P/B। आप इससे याद रखो, ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन। साइन हो गया P/H, कॉस हो गया B/H, और टेन हो गया P/B। अब साइन किसका कन्वर्स है? कॉसेक का है, तो कॉसेक कन्वर्स साइन भी है, तो इसका मतलब अगर साइन हो गया P/H तो कॉसेक हो जाएगा H/P। ये क्या है? ये कॉस का उल्टा अपॉन सेक है, तो ये सेक हो जाएगा H/B। और ये क्या है? ये है टैन, और टैन का उल्टा है कॉट, तो कॉट हो जाएगा P/P। ठीक, तो सिर्फ 3 याद रखो, बाकी 3 आपको याद पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगर, तो आपको आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, तो फटाफट से पहले एक बार आइडेंटिटी देख लो। तो आइडेंटिटी में आपको 3 आइडेंटिटी देखने को मिलती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे 2 आइडेंटिटी बन जाती है, 2। ये बेसिक है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है कल को, तो मैं 1 को ही रख दूंगा, ठीक है ना, 1 पे, और उसको मैं यहाँ भेज दूंगा कि बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाती है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को वहां पर भेज दिया जाता है। उसके बाद का फॉर्मूला आता है, वो चलता है सेक स्क्वायर थीटा। या तुमको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, इसके बाद वाले को आप ऐसे याद रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैंने कैसे याद कराया बच्चों को अपने में बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? को। यहाँ पे क्या लिखा है? को। तो को समझ गए ना? को से को बना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस बात को दिमाग में छाप लो। अब देखो, किस कोसेक को पहले लिखेंगे, कॉट को उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी भाई? आपको दिख रहा है कोसेक में कितने लेटर लिखे हैं? 1 2 3 4 5 लेटर आ रहे हैं, और कॉट में आ रहा है सिर्फ 15। बड़ा कौन है? 5 लेटर वाला। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 5 लेटर वाला, इससे भैया हम तो बड़े, हम पहले जाएंगे। तो कैसे याद कर लिया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 5 लेटर ज्यादा हैं, तो कोसेक पहले आ गया। कॉट में 3 लेटर छोटे हैं, किनारे डाल दिया, माइनस का बाद में लगा दिया, और कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, इसको याद रखिए तो लाइट जंगल लाला हो जाएगा। इसके बाद वाला तो बहुत सिंपल होने वाला है। अब बचा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा कितना में चाहिए, तो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कह दूंगा। कल को अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, भैया यहाँ पे ध्यान देना, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को मुझे यहाँ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। बेसिकली आपको याद ये रखना है, बट वो बनाए जा सकते हैं। अब बताओ, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, कोको से। अब बचा कौन? सेक और टेन। कौन सा बचा? सेक और टेन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम होगा भैया इसको सेक और टेन कैसे याद रखें? तो अल्फाबेटिकली सेक जो है, एस जो है वो टी से पहले आता है, पी क्यू आर एस टी एस टी एस टी, तो एस के बाद आया टी, इसलिए सेक आया पहले और टी आया बाद में, इज इक्वल टू मार दिया 1। यहाँ से 2 आइडेंटिटी क्या बनने वाली है वो आप अपने आप बन। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। अब आते हैं स्टैटिस्टिक, जो कि आपको अच्छे से पता है कि भैया ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें तो पूरे 4 नंबर अंदर करने ही करने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अभी सिग्मा एफ एक्स होता क्या है, या एक्स क्या होता है? तो एक्स होती है मिड वैल्यू। क्या होती है? मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू किसकी होती है? ये होती है बेटा क्लास इंटरवल की। कैसे निकालेंगे? मान लो देखा 5 to 10, पूछे इन दोनों को प्लस को डिवाइड बाय 2 कर दो। 10 + 5 जो कि हो जाएगा 15, डिवाइड बाय 2 यानी कि 7.5। ऐसे करके आप सारी की सारी क्या निकालोगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो। ठीक है, अब टेबल में अगर मैं टेबल बना के आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसे बनेगा, है ना। सबसे पहला वाला जो होगा वो होगा क्लास इंटरवल, और दूसरा वाला होगा एफ, और तीसरा वाला आप खुद से निकालोगे, उसको बोलोगे मिड वैल्यू, और फिर लास्ट में आएगा एफ इंटू एक्स। सबको प्लस कराओगे तो सिग्मा एफ एक्स दिखेगा। इस सारे के सारे एफ को प्लस कराओगे सिग्मा एफ। भाई फॉर्मूला कुछ और नहीं, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूले से आया है। मीन का फॉर्मूला जनरल क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई मेरे सिंपल सी बात है कि अगर मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना है,
अगर मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक 10 रुपये वाले 5 पेन है और 7 रुपये वाले 8 पेन है और मुझे सम करना है सारे अमाउंट को, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई 7 और 8 का मल्टीप्लाई जो मैंने लाइक 3 अमाउंट जो भी लिया हुआ है उसमें कर दूंगा। नहीं समझिए, फिर समझो, 10 रुपये वाले 7 पेन है और 8 रुपये वाले 5 पेन है और मुझे टोटल निकालना है, तो मैं 10 और 8 ना प्लस करूंगा भाई, जो कॉस्ट है वो निकालूंगा ना। तो 10 इंटू 7 यानी कि 70, यानी इनका प्लस करूंगा, इनको इंटू कराऊंगा और फिर आने वाले अमाउंट को प्लस करूंगा। कुछ ऐसा ही काम करता है ये एफ एक्स सबको मल्टीप्लाई करा है, जो लास्ट में आया उसको बोला सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब होता है समेशन, ठीक है ना, समेशन। सिग्मा मतलब होता है समेशन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ एक्स क्या है, मीन है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क है, मिड लोगों ने बॉल 2 का रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी और पॉल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि होता है अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, या इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेथड। अब भाई इसका नाम शॉर्टकट है, यदि अप्लाई कब करना है, जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही होती है या कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आपको शॉर्टकट मेथड, आपको अल्टीमेटली ना शॉर्टकट के बाद से आने वाला मेथड नहीं, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड, वो सीखना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ इंटू टी। अब सुना ध्यान से, मैंने बनाई फिर से टेबल, मैंने यहाँ लिखा क्लास इंटरवल, यहाँ क्या लिखा एफ लिखा, यहाँ पे क्या लिखा आपने एक्स निकाल रखा था, लेकिन यहाँ जो डी आ गया। अब डी क्या होता है? ये होता है डेविएशन। क्या होता है? डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस क्या करेंगे, अब इस एक्स वाली वैल्यू में कहीं ना कहीं ए होगा, क्योंकि मिडिल में कहीं होगा। आप क्या करोगे? एक्स माइनस ए निकालोगे, तो जो डी होगा बेटा वो होगा एक्स माइनस ए, कुछ और नहीं होगा, ठीक है। अब सारे डी निकाली, डी1 डी2 पूरे सारे निकाल लिए, फिर एफ इंटू डी कराते आना है बस, एफ इंटू डी, 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 सबको प्लस कराओगे तो आएगा सिग्मा एफ इंटू डी, ठीक है ना। और यहाँ भी प्लस कराओगे तो आएगा सिग्मा एफ, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार इज इक्वल टू क्या? ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। क्यों? क्योंकि एक्स आप एज सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है? ए वही है अज्यूम मीन। तो भाई जो आपने मीन अज्यूम कर रखा है उसी के पास तो हमारे पास जो मीन है वो आने वाला है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आने वाला है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, जो भैया एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2026 में इस तरह का क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख लोगे, पक्की बात करो, पक्की बात, इस फॉर्मूले बेस। इसमें क्या होता है कि भाई आपने टेबल में कहाँ तक पहुंच गए थे आप? सी आई, फिर एफ, फिर एक्स और फिर डी, यहाँ पे पहुंच गए थे। बस उसका अगला स्टेप है यू। अब यू क्या होता है? अगर या आपके में टी लिखा है तो टी मान लो, टी जो होता है वो समझ लो, टी या यू भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो टी क्या होता है? जो डी निकाला आपने, डी उसको डिवाइड कर दोगे इसके क्लास साइज से। क्लास साइज को हम लोग सी भी बोलते हैं, यहाँ पे आई ना लिखते हैं, सी लिखता हूँ, ठीक है ना। सी आपने पढ़ा होगा, सी फॉर क्लास साइज, सी फॉर क्लास साइज। अब भैया ये क्लास साइज क्या होता है? तो अब मैंने कहा 5 से 10 पहली क्लास है, 10 से 15 दूसरी क्लास है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 5। तो यही है क्लास साइज, यही है क्लास साइज। अभी सब सारी जो आपके में जो टेबल आती है इसमें सबका क्लास साइज बराबर ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो फॉर्मूला यहाँ से बहुत प्यारा बन गया, ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सी क्या होता है? क्लास साइज, ठीक है। बोलो भाई क्लियर हो क्या? अब ओजाइव की अगर मैं बात कर लो तो ओजाइव मीडियन कहाँ से निकलती है इसकी बात हो रही है। तो आप भाई ओजाइव तो बना लोगे पॉइंट को मिला करके, जब आप ओजाइव बनाते हो तो ये जो मीडियन है वो कहाँ है? ये है एक्स की वैल्यू, कहाँ पर? एन अपॉन 2 पे। भाई आपने कहा एन मान लो, यहाँ टोटल 100 है, 100 का हाफ कहाँ होगा? 50 पर है। यहाँ पे आपको ड्रॉप कराना है पहले, जहाँ कर्व कट कर रहा हो और फिर नीचे। तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? एक्स एक्सिस की वैल्यू है, जो भी होगी वही होगा मीडियन। अब मीडियन की बात कर लेंगे तो क्वार्टाइल आ जाते हैं। क्वार्टाइल क्या होते हैं? क्वार्टाइल क्या होते हैं? ठीक है ना, क्वार्टाइल क्या होते हैं? क्वार्टाइल मतलब होता है हाफ का भी हाफ, ठीक है। तो मैंने कहा भाई एक रास्ता है, 0 से लेके 100 या n मान लेते हैं, टोटल टर्म्स कितने n है। तो इसका मिडिल वाला तो मीडियन होता है, यू नो वेरी वेल। इसको हम लोग n अपॉन 2 की मदद से निकाल लेते हैं मीडियन। देखिए अगर उसका भी हाफ कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा क्वार्टाइल, उसको बोलेंगे Q1, और इसको ऊपर जाएंगे तो मिलेगा वो Q3, यानी कि होगा अपर क्वार्टाइल और ये होगा लोअर क्वार्टाइल। अब निकालने का तरीका क्या है? भाई एक बात बताओ, अगर ये n अपॉन 2 है तो n अपॉन 2 पर और हाफ कर दो तो क्या बन जाएगा? n अपॉन 4 बन जाएगा, ठीक है ना। ये n अपॉन 4 निकाल दिया। लेकिन अगर ये n अपॉन 4 है और ये n अपॉन 2 है तो बेटा ये क्या होने वाला है? तो ये रहा पहला n अपॉन 4, ये रहा दूसरा n अपॉन 4 और ये होगा तीसरा n अपॉन 4, यानी कि Q3। इसलिए हम लोग जब n अपॉन 4 निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाते तो बस 3 तो आप लिख ही रहे हो, जहां n लिखा है वहां पे 1 और लिख दो बस, और खत्म कहानी। यहाँ पे आप 3 तो लिख ही रहे हो, सॉरी n तो लिख ही रहे हो, लेकिन आप n में एक ही और कर दो, बस +1 कर दो, ताकि किसी भी ऑड नंबर में अगर +1 कर दोगे ना तो इवन बन जाएगा। जैसे 3 में +1 करा 4 बन गया, 11 +1 करा 12 बन गया, तो वो ना डिविजिबल हो जाएगा नंबर से, इवन नंबर से, ठीक है ना भाई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये Q3 और Q1। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसको कहते हैं, यानी Q3 माइनस Q1 होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जब भी रेंज की बात करेगा तो आप क्या करोगे बच्चा? पहले Q3 निकालोगे और फिर Q1, अब दोनों का दोगे माइनस, ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। अब आ जाओ फटाफट से। अच्छा ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक।
तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने सारे फॉर्मूलाज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। तो आई थिंक ऑल फॉर्मूला सेट यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया, ऑल फॉर्मूला सेट हो गया भाई, क्या कहते हो? ठीक है, बस अब इसके बाद आपको इस पे फोकस करना है, अपने कंसेप्ट पर, और कंसेप्ट एक बार अप्लाई करना सीख गए भाई, आपके पेपर में 80 में 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। फटाफट से मुझे इस कमेंट में जरूर बताना है कि आपको इस सेशन जो था आपका 20-30 मिनट्स तक का गया होगा, डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल है। पूरा रिकॉल करना, पीडीएफ आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर सॉरी आपको कमेंट में डालोगे पीडीएफ, वहाँ पर डेफिनेटली यू विल गेट इट, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ की देख लेना, रिकॉल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार पढ़ते रहना जब तक कि पूरे मार्क्स लाने कॉन्फिडेंस ना हो जाए।